नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा को विशेष विमान से लाया जा रहा है भारत। एडवोकेट नरेंद्र मान को नियुक्त किया गया विशेष लोक अभियोजक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्लोवाकिया में इंडिया स्लोवाक बिजनेस फोरम में लेंगी हिस्सा। आर्थिक सहयोग पर स्लोवाक सरकार के फोकस को सराहा। कहा, दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने 5 से 6 आतंकवादियों को घेरा। रामनगर थाना क्षेत्र में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर हुआ तेज। चीन के 84% टैक्स के जवाब में ट्रंप ने लगाया 125% टैरिफ। ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों को दी 90 दिनों की छूट। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका में उसके बचाव के सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाने के बाद एक स्पेशल विमान से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ओर से राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें उसने भारत में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे उसके अब वापस लाया जा रहा है। अमेरिकी जेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वो अब भारतीय अधिकारियों की कस्टडी में है। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए आईएसआई की तरफ से कराया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तहव्वुर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में ये चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर कहा है कि राणा को कानून के तहत सजा मिलेगी। गृह मंत्री ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी सफलता बताया। जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश से जुड़े अहम मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान को एनआईए की ओर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने इस नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए की है। ये नियुक्ति पाकिस्तान मूल के तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ है। इन दोनों पर 26/11 हमलों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है।
26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम अमेरिका से भारत निकल चुकी है। इसके मद्देनजर दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में भी हलचल बढ़ गई है। इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और इस सब का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम अमेरिका से निकल चुकी है। विशेष विमान से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। करीब 16 साल बाद जो है वो तहव्वुर राणा को भारत लाने में एजेंसियां सफल हुई हैं। इस समय हम एनआईए के दिल्ली हेड ऑफिस में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चहलकदमी यहाँ पर बढ़ गई है। यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है। अब लोगों को इंतजार है कि तहव्वुर राणा जो है वो एनआईए उसको लेकर यहाँ पर आएगी और तमाम जो परतें हैं जो मुंबई हमले की, उसमें कई खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक एजेंसियां पूछताछ नहीं कर पाई थी। लेकिन तहव्वुर राणा का जब प्रत्यर्पण सफल हो पाया, भारतीय एजेंसियों को वो सौंप दिया गया है और अमेरिका से विशेष विमान से तहव्वुर राणा को एनआईए के अधिकारी जो है वो भारत लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते अन्य खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आर्थिक सहयोग पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वो राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करने के साथ ही भारत स्लोवाक व्यापार मंच में भाग लेंगी। दोनों देशों के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से इंडिया स्लोवाक बिजनेस फोरम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू टाटा के जगुआर लैंड रोवर प्लांट का दौरा भी करेंगी। और बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी कह दिया कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। ट्रांसशिपमेंट की सुविधा वापस लेने का फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा, लेकिन नेपाल और भूटान को जाने वाला सामान इससे बाहर रहेगा। दरअसल ये सुविधा 2020 में दी गई थी ताकि क्षेत्रीय संपर्क बेहतर हो, लेकिन समय के साथ भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सत्र का आयोजन अहमदाबाद स्थित विज्ञान भवन में किया गया है, जो कि आज से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। ये व्यापार, नवाचार और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच है जो भारत के विजन 2047 के अनुरूप जुड़ने, सहयोग करने और विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अमित शाह आज चेन्नई में तमिलनाडु जाने का भी उनका कार्यक्रम है। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद अब लाभार्थियों को ई कार्ड वितरण भी शुरू होगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। इस दौरान केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन में होगा। दरअसल 5 अप्रैल को दिल्ली ने केंद्र के साथ MOU साइन कर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान रामनगर थाना क्षेत्र के जोफर गांव में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। उधमपुर पुलिस के मुताबिक इलाके में 5 से 6 आतंकवादियों को घेर कर रखा है और गोलीबारी जारी है। उधमपुर के SSP अमोद नागपुरे ने बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि कठुआ जिले के सानियाल इलाके में 24 मार्च को शुरू हुए अभियान के बाद से पुलिस और सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों पर नजर बनाए हुए हैं।
27 मार्च को इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। सुबह जो है पुलिस को एक जानकारी मिली कि जोफर गांव जो है पुलिस स्टेशन रामनगर की हदूद में, उसमें कुछ संदिग्ध दहशतवादी देखे गए हैं। इतला मिलते ही जो है एसओजी उधमपुर की टीम्स रवाना हुई मौके पे और उन्होंने इलाके में सर्च कंडक्ट करना स्टार्ट किया। दौरान सर्च जो है जो छुपे हुए दहशतगर्द थे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई, फायर स्टार्ट हुआ और जवाबी फायरिंग भी हमारे लोगों ने की। इसके बाद जो है अदर फोर्सेस को जो भी है वहाँ से मोबिलाइज किया गया, सीआरपीएफ आर्मी की टीम्स को, और भी रीएनफोर्समेंट हमने इलाके में लगाई हुई है। और रुक करते हैं बिहार का, जहां पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बिजली गिरने से जानमाल को भारी क्षति पहुंची है। राज्य में हुई तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 5 लोग और दरभंगा जिले में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि मधुबनी में 3, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं लखीमसराय और गया में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही कई जिलों में गेहूं, आम, लीची और अन्य रबी की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण में तेज आंधी के साथ ओले भी गिरे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश और बिजली कड़कने के वक्त घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इधर दिल्ली में मानसून के समय जलभराव की स्थिति से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश साहिब सिंह ने वजीराबाद में नाले की सफाई के काम का निरीक्षण किया। साथ ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के मंत्री नालों की सफाई के काम का जायजा लेते नजर आए हैं। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि गरीब मुस्लिम, बेवा और तलाकशुदा महिलाओं के हित के लिए काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सारी वक्फ संपत्तियों का लाभ आज तक गरीब लोगों को नहीं मिल पाता था और माफियाओं का इन पर कब्जा रहता था। शाइस्ता अंबर ने कहा कि नए अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी से सूरत बदलने की उम्मीद है। वक्फ संशोधन बिल अब अधिनियम बन चुका है और गरीब और कमज़ोर मुसलमानों को उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी में अब नई उम्मीद जागेगी। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरमैन शाइस्ता अंबर जी। इनसे जानते हैं आखिर ये हालात कैसे थे, गरीब और कमज़ोर मुसलमान किस तरीके से लाचार थे, कमज़ोर थे। वक्फ की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है और वक्फ जो करता है वो इस नियत से करता है कि कुरान शरीफ में वक्फ को देने के लिए जो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना पैसा या अपनी जगह कुछ भी देता है तो वो अल्लाह की राह में देता है, फ़ी सबीलिल्लाह। तो जब अल्लाह की राह में दिए तो वो अल्लाह की अमानत हो गई। अब अल्लाह की दी हुई अमानत में अगर कोई धोखाबाजी करे, उसमें नुकसान पहुंचाए और ख़ुद अपना फ़ायदा उठाए, और वक्फ की ज़मीन का मतलब होता है कि जो अमान दे दी गई अल्लाह की राह में अमानत, न वो बेची जाती है, न खरीदी जाती है, न उसको दान की जाती है। नए अधिनियम में वक्फ में अब महिलाएं भी शामिल होंगी, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जब स्थान मिल रहा है तो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो कहीं आलिमा हैं तो कहीं एजुकेटेड हैं तो वो समाजसेवी हैं, बहुत सारी ऐसी। उनको योग महिलाओं को ज़रूर लाना चाहिए ताकि वक्फ विभाग में तलाकशुदा औरतों की बातों को एक औरत सदस्य वक्फ बोर्ड की वो बेहतर काम करेगी, सकारात्मक काम करेगी और सरकार को इन न्यायप्रिय तरीके से, पारदर्शिता से, ईमानदारी से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। वक्फ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा
और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। बिल्कुल लोगों को उम्मीद जागी है, खास तौर से मुस्लिम गरीब परिवारों को ये उम्मीद जागी है कि आने वाला ये अधिनियम अब उनकी ज़िंदगी में नई किरण लेकर आएगा और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और न्यूज़ 18 में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विविध धर्मों और शाश्वत परंपराओं की भूमि भारत आज महावीर जयंती मना रही है। ये दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती का प्रतीक है। इसके धार्मिक महत्व और आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जो भगवान महावीर के जन्म की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। एक आध्यात्मिक सुधारक और गहन विचारक भगवान महावीर ने जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और चोरी न करने के मार्ग का प्रचार किया। इस दिन भक्त मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान महावीर की मूर्ति को लेकर भक्ति गीतों और उपदेशों के साथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं। बहुत से लोग दान और निस्वार्थ सेवा के कार्यों में संलग्न होते हैं, जो तीर्थंकर की शिक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में सांसारिक सुखों का त्याग किया था। As a Jain myself, I think I've grown up with the tenets of non-violence, ahimsa paramo dharma, and vairagya, which is non-attachment to the physical things in life. And these are the lessons that Lord Mahavir Swami, he taught us through his life. We celebrate those tenets, and I think not just the Jain community, but the entire world needs to understand and follow the tenets of non-violence, because that is what we need, considering whatever is going on around the world. महावीर का अहिंसा या अहिंसा का संदेश धार्मिक सीमाओं से परे गूंजता है और वैश्विक स्तर पर शांति आंदोलनों को प्रेरित करता रहता है। बढ़ती अशांति के युग में उनकी शिक्षाएं आशा और नैतिक जीवन की किरण प्रदान करती हैं। महावीर स्वामी की दया, करुणा और अहिंसा का संदेश आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। भगवान महावीर को शांति और पवित्रता के मार्ग के लिए एक कालातीत श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि महावीर जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को, विशेषकर जैन समुदाय के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अहिंसा और शांति के साक्षात स्वरूप भगवान महावीर ने मानवता को त्याग, सत्य और अपरिग्रह की राह दिखाई। आइए हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समस्त विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भगवान महावीर की शाश्वत शिक्षाएं अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह एक अधिक दयालु और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर हमारा मार्ग रोशन करती रहती है। इस महावीर जयंती पर आइए हम आध्यात्मिक अनुशासन, आत्मसंयम और सार्वभौमिक करुणा को अपनाते हुए उनके जीवन और आदर्शों से शक्ति प्राप्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम सभी भगवान महावीर को नमन करते हैं, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और करुणा पर जोर दिया। उनके आदर्श दुनिया भर के अनगिनत लोगों को शक्ति देते हैं। उनकी शिक्षाओं को जैन समुदाय ने खूबसूरती से संरक्षित और प्रचारित किया है। भगवान महावीर से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की और समाज के कल्याण में योगदान दिया।
हमारी सरकार हमेशा भगवान महावीर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करेगी। पिछले साल हमने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक्स पर एक तस्वीर भी साझा की है। और आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। इस अवसर पर होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद CCRH भारत में होम्योपैथी परंपरा, विश्वास और भविष्य इस शीर्षक से विश्व होम्योपैथी दिवस को प्रभावशाली कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ मना रहा है। गुजरात के गांधीनगर में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल होम्योपैथी उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है जो कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में भी उसी तरह के लक्षणों को ठीक कर सकता है। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से चली आ रही होम्योपैथी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है, जिस पर लाखों लोग इसके सुरक्षित और समग्र उपचार दृष्टिकोण के लिए भरोसा करते हैं। इसीलिए हर साल 10 अप्रैल को भारत होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने में दुनिया के साथ शामिल होता है। भारत में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि देश में 100 मिलियन से अधिक लोग इस उपचार पर विश्वास करके इलाज के लिए इस पद्धति को अपनाते हैं। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने यह फैसला चीन पर विश्व बाजारों के प्रति सम्मान की कमी का आरोप लगाते हुए लिया है। साथ ही उन्होंने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ट्रंप ने कई देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिनों की छूट दी है। चीन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि कुछ लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना ही था। मैंने उन लोगों के लिए 90 दिनों की रोक लगाई है जिन्होंने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा था कि जो भी अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेगा उस पर हम 2 गुना टैरिफ लगाएंगे और हमने यही किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये किया। We have many other countries, as you know, many more than 75, and they all want to come, and they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John, they'll do somebody, they'll go through somebody, but they're all calling, how do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी जहाज निर्माण के पुनर्निर्माण और वैश्विक शिपिंग उद्योग पर चीन की पकड़ को कम करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में अमेरिकी क्षमता को और मजबूत करेगा। इसके लिए वो जहाज निर्माण पर बहुत पैसा खर्च करेगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में तीरंदाजी में एक मिश्रित टीम स्पर्धा को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में तीरंदाजी कार्यक्रम में एक अतिरिक्त स्पर्धा को शामिल करने की घोषणा की। ये ओलंपिक खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक कदम है। पहले केवल रिकर्व स्पर्धाएं ही शामिल होती थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक तीरंदाजी खेलों में अब मौजूदा 5 रिकर्व स्पर्धाओं में पुरुष व्यक्तिगत, महिला व्यक्तिगत, पुरुष टीम, महिला टीम और मिश्रित टीम के अलावा एक कंपाउंड टीम पदक स्पर्धा भी शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस घोषणा के बाद भारत की और पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं विश्व तीरंदाजी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उगर अडनर ने इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। ओलंपिक खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा को दी मंजूरी और इसके साथ ही ओलंपिक खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक कदम। भारत और दुनिया भर में इस खेल को इससे मिलेगा बढ़ावा।
और आपको बताएं कि लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक 2028 के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बुधवार को टेबल टेनिस में एक नए मिक्स्ड टीम इवेंट को शामिल करने की घोषणा की। ये पहली बार होगा जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में ये इवेंट आयोजित किया जाएगा। इस नए फैसले के बाद ओलंपिक टेबल टेनिस कार्यक्रम में अब पुरुष और महिला सिंगल्स, पुरुष और महिला डबल्स की वापसी, मिक्स्ड डबल्स और नया मिक्स्ड टीम इवेंट शामिल होंगे। टेबल टेनिस प्रेमियों के लिए ये एक रोमांचक अपडेट है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष पेट्रा सॉर्लिन ने इस फैसले पर खुशी जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग का 24वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए होम ग्राउंड पर यह दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में उसे गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली ने आईपीएल के इस सीजन में 3 मैच खेले और सभी जीते। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें सीजन में अब तक 4 मैच खेले, 3 जीते और 1 गंवा दिया। इस लिहाज से देखें तो फॉर्म में चल रही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।